हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और आज हम शुरू करेंगे अपने अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट, कक्षा 10 के अर्थशास्त्र का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो पहले चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, शरीर द्रव्यमान सूचकांक जो बताया था, उसके अंदर जो मैंने सूत्र बताया था आपको कि आपको किलोग्राम में अपना वजन लेना है और उसके अंदर भाग देना है अपनी हाइट, मीटर में लेने के बाद उस हाइट का स्क्वायर करना है, ध्यान रखना स्क्वायर करना है, ठीक है। वो मैंने वहां पर स्क्वायर लिखना भूल गया था, ठीक है, तो स्क्वायर करना है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अपने दूसरे चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अच्छा, सबसे पहले आता है प्राथमिक क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें जो उत्पादन प्राप्त हो रहा है वो प्राकृतिक संसाधनों की मदद से हो रहा है। जैसे मैं कहूं कि हम फसल उगा रहे हैं, तो फसल के अंदर बारिश, मिट्टी, ठीक है, जो मृदा है, मिट्टी, बारिश, ये जो जलवायु है, क्लाइमेट जो है, उन सब की जरूरत होती है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, ठीक है, मतलब इन सब पर निर्भर करता है एक फसल उगाना। तो कृषि क्या हो गया, अपने प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। उसी प्रकार हम जब खनन करते हैं, अपने लोहा, पेट्रोलियम जो भी निकालते हैं जमीन में से, वो क्या प्राकृतिक है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आपके प्राथमिक क्षेत्र हो गया। जैसे कि हम डेयरी के अंदर दूध, घी जो भी आता है वो किससे आता है, गाय से आता है, ठीक है, पशु से आता है, ठीक है, गाय भैंस जो भी है पशु से आता है। तो पशु क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, तो क्या करेंगे, इसको भी हम प्राथमिक क्षेत्र में रखेंगे। ज्यादातर जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं वो कृषि क्षेत्र का आते हैं, मतलब कृषि आती है, ठीक है, मुख्यतः कृषि आती है, तो हम इसको कृषि क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिख दिए, कृषि, डेयरी, या हम जो उत्खनन, जो खनन करते हैं, जो हम जमीन में से जो भी पदार्थ निकालते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनकी बात चल रही है। उसके बाद बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र, जो हमें उत्पादन मिला है, प्रकृति के द्वारा मिला हो या कैसे भी, उसका विनिर्माण करके उसका रूप चेंज कर देना। मतलब कि जैसे कि गेहूं है, ठीक है, गेहूं से बिस्किट बनाना किसका काम है, द्वितीयक क्षेत्र का काम है। और आपको पता है गेहूं से अगर बिस्किट बनाना है तो वो कहां पर बनेगा, फैक्ट्रियों में बनेगा, फैक्ट्रियों में ही बनेगा ना। तो जितनी भी फैक्ट्रियां हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है, जो भी कंपनी है जहां पर काम होता है, ठीक है, मोबाइल बनते हैं या मान लो कुछ भी बनते हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम, ये मुख्यतः इसके अंदर आते हैं उद्योग, तो हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमें द्वितीयक क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। और उदाहरण के लिए आप उद्योग ले सकते हो, उद्योग का कोई भी उद्योग का नाम ले सकते हो। उसके बाद आता है तृतीयक क्षेत्र। मैं कहता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ सारा तृतीयक क्षेत्र। या मैं बताता हूं आपको कि तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री में सामान बन गया, वो हम तक कैसे आएगा, परिवहन से, गाड़ी से, ट्रक से, बस से, या मान लीजिए ट्रेन से आएगा या फ्लाइट से आएगा, जैसे भी आएगा, तो परिवहन क्या हो गया, तृतीयक क्षेत्र हो गया। अब मान लो सामान घर पर आ गया, हमारे जो भी सर्विस करने वाले व्यक्ति होती है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, यहां तक कि हम बाल कटाने के लिए बाल कटवाने के लिए जाते हैं, तो जो नाई होता है या कोई कपड़े सिलने वाला दर्जी होता है, वो सारे के सारे क्या आते हैं, सर्विस सेक्टर में, यानी कि सेवा क्षेत्र में, या हम बोल सकते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं।
ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा अर्थशास्त्र की बुक में, लेकिन यहां पर रिपीट हो रहा है और अच्छे ढंग से आपको पढ़ने को मिल रहा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है क्षेत्रकों की तुलना। क्या बात आती है? क्षेत्रकों की तुलना। सबसे पहले उत्पादन की गणना। देखिए, आपने सोचा होगा कि देखो कि भाई जैसे कि बिस्किट है तो फैक्ट्री वाले गिनते हैं क्या कि भाई हाँ भाई एक पैकेट में 10 बिस्किट है तो टोटल जो है 50 लाख मान लो पैकेट निकले हैं, उसके कितने बिस्किट निकले हैं। तो बिस्किट की गणना वो नहीं करते हैं कि कितने बिस्किट बनाए हैं, वो ये देखेंगे कितने केजी बनाए। ठीक है, मतलब कि हम जो गणना करते हैं वो पर्टिकुलर उत्पादन की अगर गणना करेंगे तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि मान लो किले हैं तो एक एक कील को गिनेंगे थोड़ी हम क्या करेंगे, उसको तोल लेंगे और फिर उसकी रुपए में गणना करेंगे। कैसे? देखिए, मान लीजिए गेहूं है 10,000 केजी, 10,000 केजी गेहूं है और 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो के हिसाब से लिए गए हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो सामान है वो कितना है, 2 लाख का सामान है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, रुपए में गणना करेंगे। ठीक है, हम किस में गणना करेंगे, रुपए में गणना करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने ऐतिहासिक परिवर्तन की, ऐतिहासिक परिवर्तन। अच्छा, इससे पहले उत्पादन की गणना के अंदर ही 2 चीजें और पढ़नी है हमें, अंतिम वस्तु और सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, हम जो भी गणना करते हैं ना, ठीक है, रुपए में या कैसे भी, वो गणना हमेशा हम अंतिम वस्तु की करते हैं, अंतिम वस्तु की करते हैं। यानी कि अगर हम सबको जोड़ेंगे, ठीक है, कि भाई मैंने जोड़ लिया, मान लो कि हाँ इधर जोड़ लेता हूं। देखिए, मैंने जोड़ा, मान लो कि भाई 20 रुपए केजी के हिसाब से मैंने गेहूं लिया, फिर उसके अंदर 5 रुपए पिसवाने में लगा दिए मैंने। कितने रुपए हो गए? 25 रुपए हुए। फिर उसमें मैंने चीनी डाली, तेल डाला, गैस वैस जो भी फैक्ट्री का खर्चा है वो सारा कुछ जोड़ करके वो बिस्किट मैंने 80 रुपए में मार्केट में बेची। तो ये 80 रुपए और, ठीक है। तो हम केवल इस 80 रुपए को ही 80 रुपए की ही गणना करेंगे, ये 20 और 5 की गणना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस 80 रुपए में क्या ये 20 रुपए और 5 रुपए आए नहीं है क्या? अगर मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, ठीक है, आपके घर पर मान लो आप कोई काम करते हो, मान लीजिए आप केक बनाते हो, ठीक है, केक बनाते हो, तो आप मान लो 100 रुपए का केक बेच रहे हो, एक केक 100 रुपए का बेच रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर 50 रुपए की लागत लग गई, तो आप 50 रुपए एक्स्ट्रा थोड़ी जोड़ोगे। जो आप 100 रुपए में बेच रहे हो उसमें 50 रुपए आपका प्रॉफिट है, और वो 50 रुपए जो सामान के लगे हैं वो उसके अंदर ऐड किए हुए हैं, पहले से ऐड कर लिए ना। तो जो अंतिम वस्तु यानी केक जो है वो 100 रुपए, तो आप 100 रुपए ही जोड़ेंगे ना, 100 रुपए ही जोड़ेंगे ना। या आप ग्राहक को ऐसे बोलेंगे कि भाई केक तो 100 रुपए का है लेकिन 50 रुपए का मेरा सामान लगा है इसके अंदर, तो आप 150 रुपए दीजिए। नहीं, वो 50 रुपए उस 100 के अंदर ही आप इंक्लूड कर लेंगे। तो ये 80 रुपए के अंदर ही वो आ जाएंगे सारे रुपए। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये जो अंतिम वस्तु होती है कौन सी होती है? जैसे बिस्किट हमारे घर पर आ गई, कितने रुपए की आती है? 5 रुपए की पार्ले जी बिस्किट आती है, तो वो 5 रुपए उसका अंतिम मूल्य है। ठीक है, उसके अंदर कितना गेहूं, आटा जो है, तेल जो है, वो जो भी लगा है उसका खर्चा उस 5 रुपए में इंक्लूड है, जो भी प्रॉफिट है और सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। तो जो टैक्स लगता है वो भी अंतिम वस्तु पर ही लगाया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं
सकल घरेलू उत्पाद, जैसा मैंने बताया अंतिम वस्तु। किसी एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं के मूल्य का योगफल, जितनी भी अंतिम वस्तुएं हैं, ठीक है, उनके मूल्यों का योगफल जो होता है एक वर्ष के अंदर, वो कुल उत्पादन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कुल उत्पादन कहलाता है। और मैं कहूं कि तीनों क्षेत्रकों के द्वारा जो कुल उत्पादन है एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर, वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। समझ में आई होगी? देखिए, जैसे भारत है, भारत की एग्जांपल लेकर के बताता हूं कि भारत के अंदर मान लो जितना भी सामान है, प्राथमिक क्षेत्र का हो गया या द्वितीयक क्षेत्र का हो गया, तृतीयक क्षेत्र में मान लो सर्विस कर रहा है तो उसकी इनकम होगी, जो भी है, ठीक है, उसका जो मूल्य है, अंतिम मूल्य, ठीक है, यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में मान लो कृषि है, ठीक है, कृषि से मान लो 5 रुपए, कृषि का अंतिम मूल्य 5 रुपए, मतलब जितना भी कृषि का, ठीक है, अंतिम मूल्य जो बन रहा है आपका, ठीक है, तो उसका योगफल मान लो 5 रुपए आ रहा है। मैं छोटे स्तर पर बता रहा हूं। द्वितीय क्षेत्र उद्योगों से मान लो, द्वितीय क्षेत्र से भी 5 रुपए, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र से जो भी मान लो सैलरीड पर्सन है या जो भी कोई बिजनेसमैन है या जो भी कोई है सेवा क्षेत्र के अंदर, ठीक है, उसका मैं 5 रुपए मान लेता हूं। तो इन तीनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 15 रुपए। वो आपके जीडीपी हो जाएगी। यानी कि तीनों क्षेत्र को एक पर्टिकुलर एक वर्ष के अंदर तीनों क्षेत्रकों के द्वारा उत्पादित अंतिम मूल्यों या अंतिम वस्तुओं के मूल्यों का योगफल क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। और इसी के द्वारा यह पता भी लगाया जाता है कि कौन सा देश जो है आर्थिक स्थिति कैसी है किसी देश की, वो जीडीपी के द्वारा पता लगाया जाता है। सीधी सी बात है, फैक्ट्रियां ज्यादा होगी, जीडीपी बढ़ेगी। तृतीय क्षेत्र में लोग ज्यादा रोजगार में जाएंगे तो वो क्या बढ़ेगी? इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग जाएंगे तो भी जीडीपी बढ़ेगी। तो तीनों क्षेत्रों में अगर लोग जाएंगे, ठीक है, पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो सीधी सी बात है जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। अच्छा, कुछ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई चीज, अगर मेरे पास ज्यादा कमेंट आते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 5-7 मिनट टाइम लेकर के मैं आपको वो चीज जरूर बताऊंगा, ठीक है। आगे ऐतिहासिक परिवर्तन। अच्छा, ऐतिहासिक परिवर्तन, जैसे कि हम अगर देखें तो पहले क्या था भारत के अंदर या विश्व के अंदर? पहले जो है लोग कृषि पर निर्भर रहते थे। आज हमारे भी दादा परदादा जो परदादा जी के भी पिताजी हैं, वहां तक अगर हम जाएं तो हमें पता चलेगा कि वो खेती करते, ठीक है। यानी कि सबसे पहले लोग जो है खेती पर ज्यादा निर्भर थे, खेती पर ज्यादा निर्भर थे। तो सीधी सी बात है कि लोग खेतों में ज्यादा लगे हुए थे। उस समय आपको पता है मशीनी युग नहीं था, ठीक है, तो वहां पर सीधी सी बात है फैक्ट्रियां कम होती थी, बहुत कम होती थी, ठीक है। हाँ, जो लोग है थोड़े बहुत जॉब करते थे, तो मतलब तृतीय क्षेत्र में थोड़े बहुत थे, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं थे, बहुत कम थे। और प्राथमिक क्षेत्र में लोग बहुत ज्यादा थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, मशीनी युग आता गया, वैसे वैसे फैक्ट्रियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी, जो पिछले 100 साल की अगर हम देखें तो इतनी तेजी से जो ये औद्योगिक क्रांति आई है, उसके अंदर हम देखते हैं कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा द्वितीय क्षेत्र में चले गए। हालांकि आज भी सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र में ही है, ठीक है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र भी
पहले की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये ऐतिहासिक परिवर्तन। उसके बाद अगर हम बात करें सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी, भारत की बात करें, अच्छा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो सकल घरेलू उत्पाद है, मैंने क्या बताया था आपको कि सकल घरेलू उत्पाद तीनों क्षेत्रकों के उत्पाद का योगफल होता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पाद का योगफल क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में ज्यादा योगदान है? जैसे कि एक क्रिकेट मैच चल रहा है, उसके अंदर मान लो इंडिया टीम ने 250 रन मार दिए, मतलब 250 रन मार दिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 250 रन मार दिए 20 ओवर में। तो आप बोलोगे कि किसने रन बनाए भाई? बोले कि रोहित शर्मा ने 115 रन बनाए, ठीक है, कोहली ने 80 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने मान लो 40 रन बनाए, ऐसे करके आप बता दोगे, ठीक है। तो वो क्या है? उन रनों में उन तीनों की हिस्सेदारी है। तो हम बोलेंगे सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? रोहित शर्मा की है, उसके बाद कोहली की, उसके बाद सूर्य कुमार यादव। तो इसी तरीके से इस सकल घरेलू उत्पाद के अंदर भी तीनों क्षेत्रकों की कुछ हिस्सेदारी होगी, किसकी ज्यादा है किसकी कम है ये हम देखेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आपके बुक में दे रखा है। एक आपका जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है 1973 से 74 का, और एक दे रखा है 2013 से 2014 का। ये देखो, ये एक, ये दो। इसके अंदर जो नीचे ही नीचे वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल देते हैं। तो मैं ए लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, ए लिख देता हूं। दूसरा जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो क्या है? वो आपका है सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि एस लिख देता हूं इसको, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। और ये जो है ये आपका तृतीयक क्षेत्र, यानी कि टर्सी सेक्टर, इसको टी लिख देता हूं मैं। अब देखो, ध्यान दीजिएगा, 1973 से 74 की बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में, इसमें सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वो किसमें दिखाई दे? तृतीयक क्षेत्र। इसमें तृतीयक क्षेत्र में, यानी सकल घरेलू उत्पाद का 1973 से 74 में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी थी? तृतीयक क्षेत्र की। उसके बाद अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की। जैसा मैंने बताया कि उस टाइम पर लोग खेती पर ज्यादा निर्भर रहते थे और फैक्ट्रियां इतनी नहीं थी, द्वितीयक क्षेत्र इतना उन्नति नहीं कर रहा था। तो हम देखेंगे कि 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्र 2 नंबर पर आता था सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी में, और 3 नंबर पर अगर हम देखें तो द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, 2013-14 की अगर हम बात करें, इसकी 13-14 की अगर हम बात करें, कितने साल हो गए? लगभग 40 सालों के अंतराल में। तो देखें प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे कम। क्या है? सबसे कम। क्योंकि आज कौन चाहता है कि खेती के, मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं बड़ा होकर मैं तो किसान बनूंगा भाई, खेत में काम करूंगा, ठीक है, हल लेकर आऊंगा, एक ट्रैक्टर लेकर के आऊंगा, अच्छे से खेती करूंगा और अच्छे मतलब कि अनाज उगाऊंगा, घर वालों का पेट भरूंगा और खुद का भी पेट भरूंगा, मजे करेंगे? ऐसा कोई चाहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे खेती करनी होती तो आप पढ़ते थोड़ी। अभी पढ़ क्यों रहे हो अगर खेती ही करनी है तो? ठीक है, हालांकि खेती प्राथमिक क्षेत्र में लोगों का जाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है सकल घरेलू उत्पाद में अब सबसे कम है। 2 नंबर पर सबसे कम जो है वो द्वितीयक क्षेत्र, लेकिन पहले की तुलना में द्वितीयक क्षेत्र बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद फैक्ट्रियां बड़ी हैं, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जो उद्योग है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़े हैं। तो 40 सालों में जो ये द्वितीयक क्षेत्र का जो ग्राफ है वो थोड़ा बड़ा हुआ।
तृतीय क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है। आपने देखा होगा कि ये परिवहन, ठीक है, आज आपने देखा होगा सेवा क्षेत्र के, आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, 2 दिन में घर पर आ जाता है, क्या है वो? सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। फ्लिपकार्ट क्या है? वो तो चलो एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी का काम करते हैं, वो सेवा क्षेत्र में आ गया, ठीक है। एक तरीके से वहां से सामान लेकर के हम तक पहुंचाते हैं, तो वो सेवा क्षेत्र में ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो सामान बनता है वो क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। तो हम देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र बहुत ज्यादा बड़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। अब रोजगार क्यों जरूरी है भाई? मैंने क्या बताया, तृतीय क्षेत्र जो है ना, तृतीय क्षेत्र, उसके अंदर लोग काम करते हैं। जितने लोग ज्यादा काम करेंगे, सैलरी उतनी ज्यादा आएगी, जीडीपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी ना। तो हम क्या देखते हैं कि रोजगार का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर किसी देश में 100 लोग हैं और कमा 5 ही लोग रहे हैं, तो क्या उस देश की, या मान लो एक परिवार का एग्जांपल ले लो, एक परिवार में 10 लोग हैं और कमा केवल 2 लोग रहे हैं, तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी। उसी जगह 10 लोग हैं, 10 के 10 कमा रहे हैं, तो उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। सीधी सी बात है, 2 लोग कमा रहे हैं, 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं, 20,000 से 10 जनों का खर्चा चलाना पड़ेगा। उसी जगह अगर 10 लोग 6-6 हजार भी कमा रहे हैं ना, तो 60,000 आ रहे हैं सीधे, 60,000 से सबका खर्चा चल जाएगा। तो अर्थव्यवस्था किसकी अच्छी होगी? चाहे वो कम कमा रहे हैं लेकिन सारे कमा रहे हैं। तो रोजगार सबके पास होना बहुत जरूरी है। आज है ना, एक राजनीति का मुद्दा बन चुका है रोजगार। हम देखते हैं जो भी चुनाव होते हैं, हमारा सबसे पहला मुद्दा यही रहता है कि युवा बेरोजगार है। अरे ये बेरोजगारी है क्या? ये हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, रोजगार में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी, ये मैंने एक ग्राफ और बनाया है, जिसके अंदर 1973 से 74 का एक ग्राफ है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोजगार के अंदर जो लोग लगे हुए थे वो कौन से क्षेत्र में लगे हुए थे। मतलब कि सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में काम करते थे? तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम लोग करते थे। मैंने बताया ना कि सबसे ज्यादा हमारे परदादा जी के पिताजी हैं, उनको जाकर के क्या पूछोगे, ठीक है, मतलब आपके पिताजी से पूछिएगा कि आपके दादाजी जो है क्या काम करते थे, 95% यही होगा कि खेती करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ये दिख रहा है ना कि 100 मतलब 100 में से 71 लोग जो हैं वो क्या करते थे? खेती करते थे, 71% लोग। 11% लोग जो हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते थे। किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में। और जो 18% है, मतलब 18% जो है वो करते थे टर्शियरी सेक्टर में या तृतीय क्षेत्र में काम करते थे। उसके बाद अगर 2013-14 की बात करूं मैं, तो 13-14 के अंदर आज भी काम तो कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में ही लोग ज्यादा काम करते हैं आज भी, ठीक है। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 44% लोग जो है आज भी खेती में लगे हुए हैं। 25% लोग जो है वो द्वितीय क्षेत्र में गए। पहले 11 था, अब 40 सालों बाद 25 हो गया। कितना बड़ा? देखो, प्राथमिक क्षेत्र तो कम हुआ है, पहले 71 था, अब 44 हुआ है, यानी कि लगभग 27% समथिंग कम हुआ है ना। 27% ये ना, हाँ 27% कम हो गया। और द्वितीय क्षेत्र पहले 11% था, अब कितना हो गया? 25% हो गया, 14% बढ़ गया। तृतीय क्षेत्र में रोजगार जो मिलता था लोगों को वो 18% था, अब हो गया 31% हो गया, यानी 13% इसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो ये आपके 2 ग्राफ हैं जो दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, ठीक है, कि सकल घरेलू उत्पाद के अंदर क्षेत्रकों की हिस्सेदारी कितनी है, तो पहले कितनी थी और आज कितनी है, वो हमें लिखना है, ठीक है। आज का मतलब है 2013-14 जो आपका डेटा दे रखा है बुक के अंदर, तो आपको ये ग्राफ बनाकर आना है।
कई लोग क्या होते हैं, ये ग्राफ जो है नोटबुक में बनाते नहीं है, ठीक है, वो सोचते हैं सर उत्तर लिखना है ना, ग्राफ तो बस समझने के लिए होता है। नहीं, ग्राफ बनाने के लिए भी होता है, ठीक है। आप जब एग्जाम के अंदर कुछ लिख रहे हो ना, आप ये मानो कि आप टीचर हो, आप ये समझो ही मत कि हम स्टूडेंट हैं। जब आप एग्जाम के अंदर कुछ लिख रहे हो तो आप ये सोचो कि आप टीचर हो और जो आपकी कॉपी चेक करने वाला है वो स्टूडेंट है, और मेरे को उसको समझाना है, जो भी मैं लिख रहा हूं उसको समझाना है, और उसको अगर समझ में आ गया ना, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। ये चीज वापस बोल देता हूं, ध्यान से समझ लेना इस बात को कि आप जब एग्जाम में कुछ लिख रहे हो तो आप ये सोच कर चलो कि आप एक टीचर हो और जो कॉपी चेक करने वाला है वो एक स्टूडेंट है, और जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर आपको उस स्टूडेंट को समझाने हैं, और अगर उस स्टूडेंट को समझ में आ गया ना तो आपके नंबर नहीं कटेंगे 1%। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और वो समझाने के लिए ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी के अंदर डायग्राम, ग्राफ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, सीधी सी बात है, आप सोच कर देखिए, आप किसी की कॉपी देखते हो, उसके अंदर लिखा हुआ है और साथ में डायग्राम बनाया हुआ है सुंदर सा, आपका मन वहीं पर खुश हो जाएगा, ठीक है। आप देखते ही बोलोगे कि जैसे आप डायग्राम देखोगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ लड़के ने किया तो सही है, ठीक है। और फिर आप जो लिखा हुआ है वो देखेगा ही नहीं, वो बोलेगा ठीक है सही है, वो नंबर पूरे दे देगा। और डायग्राम नहीं बनाया हुआ है ना, तो वो एक दो लाइन पढ़ेगा, उसमें भी एक दो मान लो चीजें अगर आपकी गलत लिखी हुई है, या वो ज्यादा कुछ देखेगा नहीं, और वो आपके नंबर भी, हाँ 3 नंबर का है उसकी जगह हो सकता है कि वो 2.5 या 2 नंबर दे दे, ठीक है। तो इस चीज का खासकर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है बेरोजगारी के बारे में हम बात, ठीक है। हाँ, बेरोजगारी के अंदर अगर हम बात करें तो बेरोजगार कौन होता है, कौन होता है बेरोजगार। पहली बात आपसे पूछा जाए बेरोजगारी क्या है, तो आप बोलोगे कि जो व्यक्ति कोई काम नहीं करता है वो बेरोजगार है, यही बोलेंगे ना आप, ठीक है। आप बोलेंगे कि जो व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर रहा है वो क्या है, बेरोजगार है, सही है, सही बात है आपकी। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि जो लोग काम कर रहे हैं वो भी बेरोजगार होते हैं, तो क्या आप बोल सकते हो कि नहीं सर आप तो झूठ बोल रहे हो? नहीं, ऐसा होता है। कैसे? मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर है और वो चपरासी का काम कर रहा है, तो वो तो बेरोजगार ही है ना। जहां उसको लाख रुपए मंथली कमाना चाहिए वो वहां पर 5,000 रुपए मंथली कमा रहे, तो वो तो बेरोजगारी है एक तरीके से। अपनी योग्यता से नीचे का काम करना भी बेरोजगारी है, एक तरीके से बेरोजगारी है। हाँ, एक मजदूर है वो मजदूरी का काम कर रहा है तो वो तो रोजगार है, लेकिन एक डॉक्टर होकर के चपरासी का काम कर रहा है तो वो क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी कैसे है कि भाई उसको डॉक्टर होने के बावजूद उसको डॉक्टर का काम नहीं मिल रहा है, तो वो बेरोजगारी है। अच्छा, बात करें इसके अंदर आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है छुपी हुई बेरोजगारी। नाम से ही पता चलता है कि ऐसी बेरोजगारी जो छुप चुकी है, ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं कि भाई है कहां वो, ठीक है, छुप चुकी है। तो ऐसी क्या हो गई बेरोजगारी जो छुपी हुई है, हमें दिखाई नहीं दे रही है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके घर में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कोई काम चल रहा है, और मान लीजिए प्रतिदिन 1000 ईंटें लगानी है आपको, और 3 कारीगर काम कर रहे हैं जो कि आसानी से 1000 जो ईंटें हैं वो लगा देते हैं एक दिन में। मान लीजिए आपके घर में 2 लोग ऐसे ही बैठे हैं। आप बोलोगे कि भाई ऐसे क्या बैठे हो, घर में काम चल रहा है, आप भी काम लगो, ठीक है, आप भी काम करो, ठीक है। मान लो वो 2 लोग और लग गए, कितने लोग लग गए, 5 लोग लग गए, फिर भी 1000 ही ईंटें लगाई जा रही है। वो 1000 ईंटें तो वो 5 जने ही 2 जने ही लगा रहे थे, 3 जने ही लगा रहे थे, अब 2 जने और आ गए, फिर भी 1000 ही लग रही है। यानी कि जो 2 लोग एक्स्ट्रा आए हैं वो काम तो कर रहे हैं, उनका काम तो दिख रहा है, रोजगार तो उनका दिख रहा है,
लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं दिख रहा है ना, हमें कोई रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है ना, तो वो क्या हो गया, छुपी हुई बेरोजगारी। वो क्या हो गया, छुपी हुई बेरोजगारी, जिसका हमें दिख तो रहा है कि हाँ वो रोजगार तो है, रोजगार तो कर रहा है, काम तो कर रहा है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो वो क्या होगा, छुपी हुई बेरोजगारी होगी। आप ये कंस्ट्रक्शन का उदाहरण देकर के भी आप बता सकते हैं, या आप कोई और उदाहरण भी देकर के बता सकते हो कि भाई एक खेत के अंदर मान लो 5 लोग काम करते हैं, ठीक है, और मान लो उत्पादन होता है, ठीक है, और उसी जगह 2 लोग और आगे 8 लोग काम करते हैं, ठीक है, तो भी उत्पादन उतना ही हो रहा है, तो उसका फायदा क्या, वो 2 लोग एक्स्ट्रा आने का फायदा क्या। ऐसी बात भी नहीं है कि वो 2 लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन भी उतना ही हो रहा है, तो वो जो 2 लोग हैं वो उनके अंदर छुपी हुई बेरोजगारी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी उसको बोला करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अच्छा, उसका आप पूछोगे सर इसका उपाय क्या है, फिर उपाय सीधी सी बात है, जो 2 लोग वेले बैठे हैं उनको किसी और काम में लगाओ, ठीक है। अगर वो छोटा सा छोटा काम भी करेंगे, वो रईस मूवी आपने देखी होगी, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। तो उसी तरीके से आप कोई भी काम लगा दीजिए उसको, ठीक है, कुछ तो पैसे कमाएगा ना वो। चलिए मान लीजिए एक व्यक्ति जो है 5,000 मंथली कमा रहा है, तो दोनों 10,000, तो 10,000 तो एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, जो आप घर पर काम करवा रहे हो उससे तो कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा है, तो कम से कम बाहर जाएंगे 10,000 रुपए तो आएंगे ना, कुछ तो आएंगे ना। या उन 3 को ही काम करने दो, इनको जो बिस्तर में सो रहे हैं उनको सोने दो, ठीक है, आलस करने दो, ठीक है। तो यह बात है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है क्या होती है और इसके उपाय क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे का जो विषय है, ये चैप्टर पिछले चैप्टर की तुलना में थोड़ा सा लेंथी है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया है, और समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि क्या है नेक्स्ट जो भी वीडियोस आते रहे वो उसका आपके पास ऑटोमेटिक क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, और वो नोटिफिकेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। चलिए, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो आपको यह फायदा मिलेगा कि अगला वीडियो जैसे ही आएगा आपके पास सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई राहुल जी सर आ चुके हैं, ठीक है, अगला वीडियो लेकर के। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने जो दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको भी शेयर करें। और हां, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसका रिप्लाई जरूर करें। आप मेरे कमेंट बॉक्स चेक भी कर सकते हैं, जिन्होंने भी कमेंट किया है उसका रिप्लाई मैंने जरूर दिया है। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जरूर दिया है, और हो सकता है कि अगर रिप्लाई नहीं दे पाया तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज पर चर्चा भी करता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि सर आपने जो ये बताया वो चीज समझ में नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो आता है उसके अंदर मैं उस चीज की चर्चा करता हूं कि हाँ क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, वो चीज में हो सकता है कि वापस मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।